नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश। पिछले बुधवार को पाकिस्तान में हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है और लंबे समय से उस पर लगाम लगाने की बात होती रही है। भारत लगातार मांग करता रहा है और ऐसे में पाकिस्तान ने नजरबंद किया है हाफिज सईद को, जो लश्कर तैयबा का सरगना रह चुका है और अब जमात उद दावा नामक संगठन चलाता है, जिसके अलग अलग कई दूसरे संगठन भी है जो अलग अलग काम में शामिल हैं। लेकिन आखिर हाफिज सईद की इस नजरबंदी के क्या मायने हैं? क्या ये भारत की मांग को पूरा करता है? क्या जो 26/11 हमले का जो आरोपी हाफिज सईद है, क्या जो भारत लंबे समय से मांग करता रहा है उस पर कार्रवाई करने की, क्या उसकी तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, या पाकिस्तान पे जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसकी वजह से पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है? इस पे हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसी मामले से जुड़े कुछ तथ्य ग्राफिक्स के जरिए, और ये क्या कहते हैं। 26/11 के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसा है और नजरबंद किया गया है उसे, और कहा जा रहा है कि अभी वो जमात उद दावा संगठन चलाता है, जिसके से जुड़े कई और संगठन भी है। जमात उद दावा का बयान है कि पाकिस्तान सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है और भारत ने फिर से हाफिज सईद पर विश्वसनीय कार्रवाई की मांग की है। पहले भी गिरफ्तार हुआ है हाफिज सईद और भारत हाफिज सईद के खिलाफ ठोस सबूत दे, पाक ने एक बार फिर से कहा है। लेकिन कल भारत ने यह कहा है कि पहले से ही सबूत जो है पाक में मौजूद हैं। हाफिज सईद खुद कई बार अपना गुनाह कई घटनाओं के बारे में कबूल कर चुका है और इस वक्त हाफिज सईद समेत लश्कर के 37 आतंकवादियों को एग्जिट कंट्रोल की लिस्ट में रखा गया है और कई आतंकी हमलों का हाफिज सईद समर्थन करता रहा है, जिसमें उरी हमला भी शामिल है। भारत कई बार हाफिज के खिलाफ सबूत दे चुका है, डॉजियर दे चुका है 26/11 के बाद, और कई बार दूसरे मामलों में भी। सवाल यह है कि क्या इससे भारत पाक संबंधों में कोई बदलाव आएगा? और पहले भी हाफिज सईद नजरबंद हुआ है, लेकिन विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल रहा है और हाफिज सईद को नजरबंदी की आड़ में यह भी कहा जा रहा है क्या सुरक्षा दी जा रही, क्या उसे खतरा है, उसके कारण यह किया गया है, और क्या पाक पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर रहा है। और जो भारत सरकार का कहना है, भारत के विदेश विभाग का कहना है, वो ये कहना है कि तमाम सबूत हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान में ही मौजूद है, क्योंकि 26/11 की पूरी प्लानिंग और सब कुछ पाकिस्तान में हुआ है। सिर्फ कमी यह है कि इच्छा शक्ति पाकिस्तान के पास नहीं है। और इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं, इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए निदेशक हैं, और हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आलोक जी, मैं अगर आपसे शुरू करना चाहूं तो इससे पहले भी कई बार जब भारतीय संसद पे 2001 में दिसंबर में हमला हुआ था, उस समय भी गिरफ्तार हुआ था हाफिज सईद। मुंबई में ट्रेन धमाके हुए थे, उसके बाद भी गिरफ्तार हुआ था, और कई ऐसे मामले आए जब वो नजरबंद या गिरफ्तार हुआ है। इस बार कितना अलग इसको आप मानते हैं? देखिए, हर बार जब भी हाफिज सईद गिरफ्तार हुआ है वो बाहरी दबाव के अंतर्गत हुआ है, और इस बार भी जो गिरफ्तारी हुई है वो बाहरी दबाव के अंतर्गत हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कितना भिन्न है ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि इस वक्त जो अमेरिका की हुकूमत है वो पहले की हुकूमतों से कितनी भिन्न है। पहले भी कई बार उन पर दबाव डाला गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस आतंक का सफाया करना एक अपना उद्देश्य बना लिया है और एक मिशन के रूप में इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ, तो उनसे थोड़ा भय पाकिस्तान में ज्यादा है। और चूंकि मुंबई हमले में कई अमेरिकी नागरिक मारे गए, अमेरिका इसका डायरेक्टली एक विक्टिम है, तो अमेरिका इसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और पाकिस्तान के मीडिया ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान के लिए अब इस दबाव को सहन करना असंभव सा हो गया था, और उनको इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी बहुत आवश्यक हो गई थी, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव था। और अशोक जी, क्या ये दबाव इसलिए ज्यादा था क्योंकि अब ट्रंप अमेरिका में हैं और जिस तरह से वो लगातार कठोर बात ही नहीं कर रहे, ट्रैवल बैन और कई देशों पे उन्होंने बैन भी लगाया है, क्या ये दबाव और बढ़ गया था? देखिए, जब ट्रंप का ये इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ऐसी बातें कही थी जो वो आतंकवाद को सहारा देता है, आतंकवाद को प्रमोट करता है, परंतु जब उनका इनॉग्रेशन हुआ 20 जनवरी को, उसके तुरंत बाद उन्होंने 7 देशों पर प्रतिबंध लगाया जो वहां के जो लोग हैं अमेरिका में नहीं आ पाएंगे। और एक जब व्हाइट हाउस में
पत्रकारों से बातचीत हो रही थी तो व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन उनसे पूछा गया जो ये पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो उन्होंने कहा हो सकता है। तो मेरे विचार से ये वाली जो बात व्हाइट हाउस से निकलकर आई है वो एक डायरेक्ट कॉज बन गया जो इन्होंने हाफिज सईद के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था जो अगर हम कुछ ये कदम नहीं उठाएंगे तो यकीनन हमारे ऊपर ऐसा कुछ कार्रवाई की जाएगी। और ये मेरे विचार से तो मैं ये कहूंगा इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हुए जो थोड़ा समय अपने लिए उन्होंने और लिया है, क्योंकि जब जब उनके ऊपर दबाव पड़ा है, अब ये पहली बार जैसे आपने भी कहा, आलोक जी ने भी कहा, पहली मर्तबा तो हुआ नहीं है, ये एक्चुअली 5वीं मर्तबा है। 2002 में, 2006 में, 2008 में, 2009 में 4 बारी पहले इनको नजरबंद किया जा चुका है अपने ही घर में। और ये देखिए ये कैसी विडंबना है जो जब उनको गिरफ्तार कर भी लिया गया तब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और उनका जो वीडियो है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो जिम्मेदारी है ये अमेरिका पर हाफिज सईद ने दी है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर दी है, जो इनका क्योंकि अच्छा बन रहा है, साठगांठ है, तो यहां से मोदी जी ने उनको कहा है ट्रंप ने और वहां से दबाव आया है। ठीक है, परंतु मेरे विचार से यही बात हुई है जो उन्होंने कहा हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारी और ये कह रहे हैं कि उनका एक नेशनल एक्शन प्लान है, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जो यूएन का रेजोल्यूशन है 1267 उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। जी, उन्होंने देखिए जब अगर कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है तो 1267 तो बहुत पुराना रेजोल्यूशन है, अब क्यों कार्रवाई करने की क्या बात होती है। और जो भी डॉसियर है, जो भी इसके दस्तावेज हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के 2008 के बाद उनको सब दे दिए गए हैं। परंतु ये भी देखा जाए जो वहां की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, क्यों वहां पर उनके ऊपर जो केस चला उनके ऊपर कोई केस बना ही नहीं और उनको एकदम रिहा कर दिया गया। तो यानी कि जो पाकिस्तान ने इसको लिया है 2008 में भारत में जो मुंबई में हमला हुआ है, इसको बिल्कुल नॉन सीरियसली लिया है। 1267 के अंतर्गत देखिए 2 चीजें आती हैं, एक तो आप इनके बाहर जाने के ऊपर आप रोक लगा दें, ठीक है, दूसरा आप इनकी जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी एसेट्स हैं उनके ऊपर आप बंदिश लगा दें। ठीक है, इनको 1267 में अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, परंतु उन्होंने अरेस्ट इसीलिए किया है क्योंकि पूरी दुनिया को और यकीनन अमेरिका को ये बता दे जो हम पाकिस्तान जो है ये बहुत सीरियस है, ठीक है, आतंकवाद से जूझने के लिए, आतंकवाद से भिड़ने के लिए। ठीक है, तो आलोक जी किस तरह का की नजरबंदी है? क्या उनके संगठन पर भी है, उनके और भी दूसरे तंजीमें हैं, फलाह इंसानियत फाउंडेशन है, इन सब पर भी क्या कोई रोक है जो एसेट्स कह रहे हैं, किस तरह का ये है? देखिए अभी जो पाकिस्तान में जो रोक लगाई है, पाकिस्तान में संगठनों के ऊपर रोक कई बार लग चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की एक यूनिक कैपेसिटी है कि आज आप एक संगठन को प्रतिबंधित करें, कल वो एक नए नाम से पैदा हो जाता है। तो जब लश्कर तौयबा पे बैन लगा था तो जमात उद दावा का हुआ था। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, सिपाही साहिबा पाकिस्तान बैन हुई थी, जो सुन्नी कट्टरपंथी संगठन है, वो अहले सुन्नत वल जमात बन गई, बीच में उसके 3-4 अन्य नाम हुए। तो वैसे ही जमात उद दावा पे जब प्रतिबंध लगेगा तो ये एक नए नाम से पैदा हो जाएगी, फंड्स अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां मैं 2 चीजें और कहना चाह रहा था कि जैसे 1267 और इसकी बात की गई, पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने एक एक्शन प्लान के तहत कार्य किया, तो भारत तो काफी समय से इनको सबूत देता रहा है, कई बार इनसे निवेदन किया है कि भाई आप आतंकवादियों के खिलाफ वो करिए, कदम उठाइए, तब ये हमेशा कहते थे कि अपर्याप्त सबूत हैं, कोई वो नहीं है। अब ये जो इन्होंने किया है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान का आवाम भी जानता है कि ये जो है अमेरिकी दबाव के अंतर्गत किया है। और यहाँ एक चीज समझनी बहुत आवश्यक है कि जो पाकिस्तान का प्रबुद्ध वर्ग है, जो विशिष्ट वर्ग है, जो एलीट है, उनके सबके रिश्तेदार अमेरिका में है, चाहे शरीफ हो, चाहे जरदारीज हो, चाहे जो भी हो। और उनके लिए ये प्रतिबंध बड़ा ही विकट हो जाता है क्योंकि उनकी निजी जो इंटरेस्ट है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से भारत लगातार कहता रहा है कि सबूत पाकिस्तान में ही मौजूद है, लेकिन जो कमी है वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति। यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घंसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। और ब्रेक के बाद इंडिया फर्स्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हाफिज सईद की जो नजरबंदी हुई है, आखिर उसके क्या मायने हैं। अशोक जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि 26/11 भी जब हुआ था और उसके पहले भी कई घटनाएं हुई थी, उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और कोशिश हुई कि जांच हो, लेकिन जो चीजें निकल कर आई 26/11 की ही बात करें तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई मजबूत सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई, कोर्ट ने भी उसको लेकर अपनी टिप्पणी की। तो ऐसे में इस बार आपको लगता है क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? नहीं, मेरे विचार से कुछ खास हमें उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं, सहमति रखता हूं, जो वहां पर पॉलिटिकल विल नहीं है जो इसको आगे केस को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब वहां पर कोर्ट में केस आया तो इनकी जो ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने कोई तथ्य ही नहीं दिए, कोई सबूत ही नहीं डाले। तभी तो हाफिज सईद जब अपने उसमें वीडियो में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने किया है, इंटरव्यू जो दिया है, उसमें उन्होंने कहा है पाकिस्तान में कहीं भी मेरे विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं है। तो जब कोई एफआईआर नहीं है, आप में ये आप पॉलिटिकल विल नहीं रखते हैं इस केस को आगे ले जाने की, तो मेरे विचार से इसमें कोई जो पहले जैसे हुआ है, 4 मर्तबा पहले जो हुआ है, अभी भी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही ये वाला कदम उठाया है, जो हमको थोड़ा समय मिल जाएगा। अब आपको मालूम है जो चीन तो हमेशा कहता रहा है, जो और कुछ और देश भी कहते रहे हैं, जो पाकिस्तान स्वयं इसका विक्टिम है और बहुत सैक्रिफाइसेस इसको करनी पड़ी हैं। परंतु सब इन लोगों को यह भी देखना चाहिए जो वो विक्टिम है अपनी पॉलिसीज का, अपनी नीतियों का। ठीक है, बाहर से कोई इसके ऊपर ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है आलोक जी, लेकिन जब पाकिस्तान खुद ही कहता है कि हम आतंकवाद के शिकार हैं, चीन भी कहता है कि बहुत कुर्बानियां दी है पाकिस्तान ने, लेकिन जो जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इच्छा शक्ति की कमी है, ये इच्छा शक्ति की कमी क्या दिखाता है? क्या नॉन स्टेट एक्टर वाली जो बहस है वो फिर से सामने आती है या क्या आपको लगता है?
देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो कमी है, उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, विशेषकर जो उनका सुरक्षा चक्र है, उसने एक ऐसी नीति को अपना आधार बनाया है अपने देश की सुरक्षा चक्र का, जिसमें कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। और पाकिस्तान ने इस तरीके की जितनी भी तंजीमें हैं उनको बढ़ावा दिया है, और ये तंजीमें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान और नहीं, इसका क्या मतलब है कि वहां की राजनीतिक सरकार ने या सेना ने? देखिए, सेना ने और काफी हद तक राजनीतिक कुछ शक्तियों ने भी, अगर आप देखें आज की तारीख में, तो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, हालांकि नवाज शरीफ खुद भारत से बेहतर संबंधों के इच्छुक रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर कई ऐसे तंत्र हैं जो कट्टरपंथी शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। नवाज शरीफ ने खुद अपनी पिछले शासन में शरिया कानून लाने की कवायद की थी। तो आप इमरान खान को देखिए, तो शुरू में आए थे तो वो एक सॉफ्ट तालिबान के रूप में ही आए थे, तालिबान का पूरी तरह से समर्थन कर रहे थे। तो कई राजनीतिक शक्तियां आज भी, अगर आप धार्मिक शक्तियों को देखें, जमाते इस्लामी वगैरह को देखें, तो वो हर कोई कट्टरपंथी शक्तियों को समर्थन कर रहा है। यहां तक कि जब सिंध की सरकार ने एक कानून लाया कि बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता 18 साल की उम्र से पहले, तो जमाते इस्लामी ने उसका विरोध किया। यहां तक कि नवाज शरीफ की पार्टी ने उसका विरोध किया, और अब सिंध की सरकार को अब उसको होल्ड पे रखना पड़ा है। तो राजनीतिक शक्तियों के अंदर कट्टरपंथी ताकतों से जो मुकाबला करने की जो शक्ति है, वो काफी हद तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और यही हम देख रहे हैं कि अभी जो है 5 ब्लॉगर्स को उन्होंने एजेंसीज ने पिकअप कर लिया बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी वेस्टर्न एजुकेटेड थे, और अब जब उनको छोड़ दिया गया है तो 2 दिन बाद उनके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज ठोक दिया गया है। जबकि ये मानना है कि ब्लास्फेमी का चार्ज जो है इतनी आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए किसी उलेमा का वो सपोर्ट चाहिए, कुछ होना चाहिए। ठीक है। अशोक जी, इसमें जो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल रही है, ट्रंप का आना और ये तमाम तरह की बातें, ऐसे में आपको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत जो लगातार कूटनीतिक पहल करता रहा है, एक पाकिस्तान को लेकर जो एक मैंडेट बनाने की बात है, उसको आप कहां मजबूत होता हुआ या कैसे देखते हैं उसको? उसमें मैं देखता हूं, जो देखिए, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की, तो हमारे जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के, वो तो मेरे विचार से आगे बढ़ेंगे ही, अच्छे होंगे। परंतु अगर हम आतंकवाद और हमारे जो पड़ोसी के साथ उनके जो रिश्ते हैं अमेरिका के, तो पाकिस्तान के साथ देखा जाए, या उन्होंने कहा है रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को मैं एकदम पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा, तो ये कहते भी आए हैं। तो ये जो आतंकवाद पर है, ये भारत और अमेरिका मेरे विचार से दोनों एक तरफ हैं, एक ही पेज पर हैं, जैसे कहते हो। हमारी बहुत ही सोच इसमें मिलती है, और भारत इसके लिए पिछले कितने सालों से इसको आगे लेकर आया है। परंतु पिछले 1 साल से देखा जाए, G20 में जब प्रधानमंत्री गए थे, या ईस्ट एशिया समिट में गए, या यहाँ पर जब ब्रिक्स समिट हुआ, तो हर मौके पर जब भी होता है, और सबसे आखिरी तो था ये हार्ट ऑफ एशिया में, तो हर जगह हमने पाकिस्तान जो आतंकवाद को इतना सहारा दे रहा है, उसके विरुद्ध हमने कहा। और मेरे ख्याल से विचार से अब जो अमेरिका में सरकार आई है, वो भी इसके बारे में बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहती है। तो हमारे दोनों में बहुत तालमेल है। ठीक है आलोक जी, एक जो हम बात कर भी रहे थे कि जो वहां की सेना, राजनीतिक सरकार और अलग अलग जो संगठन है, धार्मिक संगठन, राजनीतिक संगठन भी, उनके बीच में किस तरह का नेक्सस है। एक बात अभी हाफिज सईद की नजरबंदी से संबंधित ये आ रही है कि उनको पाकिस्तानी तालिबान से खतरा है, और उसके मद्देनजर भी इस तरह के कदम उठाए गए। कितना दम लगता है आपको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या है कि कट्टरपंथी संगठनों के बीच में आपसी तालमेल रहा है, और साथ ही साथ अंतर्विरोध भी रहा है, क्योंकि जितनी ही कट्टरपंथी विचारधारा होगी, वो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी नहीं होता। तो थोड़ा भी अगर भिन्नता होगी तो उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी के कारण हम देख रहे हैं, इस कट्टरपंथी विचारधारा के कारण पाकिस्तान में शिया और सुन्नियों में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, सुन्नियों के अंदर देवबंदी बरेलियों में हो रही है, यहां तक कि मिलादुन नबी के जुलूस पे लोग गोलियां चला रहे हैं। तो ये क्या है कि कट्टरपंथी जब विचारधारा हो जाती है, तो आदमी अपनी विचारधारा से जरा सा भी डेविएट करने के लिए तैयार नहीं होता। और हो सकता है कि, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ओपन क्रेडिबल थ्रेट हाफिज सईद को नहीं दिख रही थी कि उसको तालिबान से खतरा है। पाकिस्तान की सरकार को जरूर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसके साथ उनका जंग चल रही है, ज़रबे-ए-अद जो उत्तरी वजीरिस्तान में खत्म हुई है, लेकिन उसको
कंटिन्यू किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ तालिबान ने कई बार कोशिशें की हैं हमला करने की, और बीच बीच में करता रहता है। पर हाफिज सईद को खतरा है, ऐसा सुनना तो ये कुछ थोड़ा बड़ी मुश्किल सी बात लगती है हजम करने के लिए। और हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए या अंदरूनी आवाम को दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि अपने आवाम को ये बताए कि वो अमेरिकी दबाव में आकर ये काम कर रही है। ठीक है, छोटा सा आप कुछ जी, वो केवल अमेरिकी दबाव नहीं, भारत के दबाव से भी वो ऐसा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके लिए, उनके ऊपर ये दबाव है जो भाई कैसे, और कितने सारे प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन हैं पाकिस्तान के शहरों में। परंतु मैं एक इसके बारे में जो कहना चाहता था, जो अभी तक तो नहीं था, परंतु अगर हाफिज सईद को अंदर रखा जाता है तो तब इनके बीच में अंतर्विरोध और बढ़ने की आशंका है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चीन की भूमिका इस बीच में क्या है, क्योंकि हम जान रहे हैं जिस तरह से यूएन में बार बार पाकिस्तान की तरफ से बोलने वाला चीन लगातार सामने आता रहा है उस रूप में। आगे देखेंगे। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। रोहिणी दिल्ली 2014, डॉक्टर संजीव का अल्ट्रासाउंड क्लिनिक। अपराध लिंग परीक्षण करना। कुरुक्षेत्र हरियाणा 2015, तांत्रिक बाबा। अपराध लिंग चयन में सहयोग व प्रचार। फरीदकोट पंजाब 2014, गर्भवती महिला के पति और सास। अपराध लिंग परीक्षण करवाना। पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत लिंग जांच या चयन करना या करवाना या इसमें किसी भी तरह का प्रचार या सहायता करना कानूनन जुर्म है। इसमें 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जांच करने वाले डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। मार्च 2015 तक ऐसे 271 केसेस में सजा सुनाई जा चुकी है। दीवारों के भी कान होते हैं, कब समझोगे? जेल जाने के बाद। लिंग चयन के विरुद्ध आवाज उठाएं, अपने जिला अधिकारी को तुरंत सूचित करें। Petroleum products will not last forever. There is an urgent need to conserve these scarce resources like diesel and fuel by adopting good driving habits, better maintenance of vehicles, by use of public transport instead of own vehicles. So friends, let us contribute in saving the fuel and help the nation. Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. फिर से आपका स्वागत है इंडिया फर्स्ट में। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से हाफिज सईद को नजरबंद किया गया, उसके मायने क्या हैं। आलोक जी, हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है। इस बीच में खबर यह आ रही है कि चीन के काउंटर टेररिज्म के प्रभारी जो राजनयिक हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं। इस खबर पे और ये कि जिस तरह से हम देखते रहे हैं मसूद अजहर के मामले को लेकर चीन की भूमिका, इस पूरे नजरिए में पाकिस्तान अगर घिर रहा है तो चीन की कहां भूमिका देखते हैं? देखिए, चीन ने मसूद अजहर के मामले में पाकिस्तान का काफी बचाव किया है, पर इससे पहले चीन में भी कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। और आपको याद होगा कई साल पहले जब काशगर में ब्लास्ट हुए थे तो DGISI को तुरंत समन किया गया था बीजिंग, और अगली फ्लाइट से उनको बीजिंग जाना पड़ा था। तो चीन जानता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी तत्व हैं उनके जो तार हैं वो जिंजियांग में जो ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उससे जुड़े हुए हैं। और कई बार तालिबान की जो वेबसाइट्स हैं उस पे ETIM के बारे में आया है, इनके अलकायदा और तालिबान के साथ तार जुड़े हुए हैं। और अभी जो चीन के जो पदाधिकारी आ रहे हैं वो इसी समस्या के बारे में
पाकिस्तान के अधिकारियों से सवाल करने वाले हैं कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं आप उसके खिलाफ क्या कदम उठा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब चीन भी पाकिस्तान को ये बताना चाह रहा है कि उसके लिए भी आगे ज्यादा समय तक मसूद अजहर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करना मुश्किल हो जाए। अमेरिका को भी आश्वस्त करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई उठा रहा है, क्योंकि हम देखते रहे बार बार कांग्रेस में इस पे बहस होती रही है और जो फंड देने की बात है उस पर भी कई बार बहुत विरोध हुआ है। जी बिल्कुल, परंतु मेरे ख्याल से वहां पर यूएस कांग्रेस में तो उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा जो आतंकवाद के विरुद्ध जो वो कदम उठाएंगे। और ये भी देखा जाए जो दोनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में रिपब्लिकन्स का मेजॉरिटी है, बहुमत है, और वो तो उनको राष्ट्रपति ट्रंप का उसमें साथ देने की पूरी उम्मीद है। अगर आप इजाजत दें, चीन के बारे में मैं एक शब्द कहूंगा। जो उनके वाइस मिनिस्टर तो आ रहे हैं वहां पर, परंतु चीन, ये भी कहा गया है कि चीन का भी दबाव हो सकता है जो हाफिज सईद को पकड़ा गया हो। हालांकि मैं इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि अगर चीन ने कुछ दबाव डालना था तो वो जो उन्होंने वीटो की है मसूद अजहर के विरुद्ध, वो उसके ऊपर से अपना अंकुश हटाते और उसको टेररिस्ट करार देने की अनुमति देते यूनाइटेड नेशन से। ठीक है। ये वाला जो है, हालांकि जब DGISI जो नए वाले बने हैं नवीद मुख्तार, ठीक है, पहला जो काम उन्होंने किया है वो गए हैं बीजिंग। ठीक है। और बीजिंग में जाकर उन्होंने चीन को पूरी तरह ये सांत्वना दी है, पूरा ढांढस बंधाया है जो आपके जो एसेट्स हैं, जो चाइना एक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें पूरी आपको सुरक्षा दी जाएगी आपके लोगों को, काम करने वालों को। ठीक है जी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हाफिज सईद की नजरबंदी जिस तरह से हुई है उसे लेकर फिलहाल बहुत जो इतिहास है वो हमें उम्मीद बांधने नहीं देता। लेकिन देखेंगे जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, जिस तरह अमेरिका बदल रहा है, जिस तरह से भारत लगातार कोशिशें कर रहा है, उसका क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंडिया फर्स्ट में आज इतना ही। नमस्कार।